हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 176। आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आपको सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो इनको आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। अगर आपको आयोग के नवीनतम पैटर्न पर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन स्टोर से 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट वाला कोर्स ले सकते हैं, जो कि बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपकी अन्य क्लासेज चल रही थी, स्पेशल फैक्ट क्लासेज, उनको कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, अभी नई भर्तियों का विज्ञापन नहीं है, कुछ भर्तियों की डेट्स नहीं है, तो इस वजह से बच्चों में मोटिवेशन कम है। काफ़ी मेहनत की जाती है इन टेस्ट सीरीजों पे, वीडियोस पे, और वीडियोस पे उतने व्यूज़ आते नहीं, फिर भी लगातार प्रयास जारी है। देखिए, जो कठिन समय होता है, कठिन समय में जो अभ्यर्थी कंटिन्यूटी बना के रखेगा, जो अपना रिवीजन करेगा, जो अपने नोट्स बनाएगा और साथ ही टेस्ट सीरीज लगाएगा, उसके सिलेक्शन के चांसेस ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि उत्तराखंड के बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं, जब कभी नया नोटिफिकेशन आता है उसके बाद ही वो एक्टिव होते हैं, लेकिन तब तक वो उस अभ्यर्थी से पीछे हो चुके होते हैं जिसने कठिन समय में या खाली समय में भी बहुत अच्छी तैयारी की है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक कोई नया नोटिफिकेशन नहीं भी आ जाता, तब तक भी आप अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि आयोग ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, पैटर्न आपको पता है, उसी आधार पर अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी ब्रेक ना लें। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ, 2026 का जो वर्ष है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला वर्ष है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि 27 में चुनाव होने हैं और जितनी भी वैकेंसीज़ हैं वो 26 में ही आनी है। और बहुत सी वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ग्रुप सी के आएंगे, उत्तराखंड पीसीएस आएगा, लोअर पीसीएस आएगा, आरओ आएगा, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर आने वाला है। उसके अलावा अधिशासी अधिकारी की भर्ती आने वाली है। ग्रुप सी में स्नातक स्तरीय परीक्षाएं होंगी और इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा आपकी होते रहेंगे। उसके अलावा वर्दीधारी पदों के लिए एकल एग्ज़ाम वाली सिस्टम को लाया जा रहा है, उसमें भी आपको कंटिन्यू एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी कुछ लोगों का सवाल था कि री एग्ज़ाम का जो डेट है वो अप्रैल माह में आयोग बता रहा है, तो अप्रैल के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि अप्रैल के हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। अभ्यर्थी आयोग गए थे, बेरोजगार संघ वाले भी आयोग गए थे, जो मैंने शेयर भी किया था। और आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बताया कि अप्रैल माह में आपका री एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, स्नातक स्तरीय वाला। ठीक है। तो अब देखिए, समय बचा नहीं है, फरवरी का महीना बहुत तेज़ी से जाता है, मार्च का महीना ही आपके पास एक बड़ा महीना है, तो बिल्कुल भी समय वेस्ट ना करें, आप लोग प्रिपरेशन करते रहें। ओके। तो चलिए सेशन शुरू करेंगे। बाकी कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आपका अति महत्वपूर्ण सवाल, आप मैं हमेशा बोलता हूँ, आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। हिंदी का आज पार्ट 176, आयोग के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए, हिंदी की उत्पत्ति, पहला ही जो चैप्टर है आपका, ठीक है, हिंदी का जो विकास है, हिंदी भाषा का विकास है और देवनागरी लिपि जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी से हुई है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सौरसेनी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, आपको कथन दिए गए हैं। कथन पहला है इसमें, एक पेड़ की याद एक प्रसिद्ध शब्द चित्र शेखर जोशी जी का है। ठीक है। और दूसरा है, देखिए, एक मूठ सरसों इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, एक पेड़ की याद शब्द चित्र है, जो कि शेखर जोशी जी का है। कथन वन इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया भी है कि एक पेड़ की याद शब्द चित्र जो संग्रह है, इसके लिए शेखर जोशी जी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान भी दिया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान मिला इनको, इसके लिए प्रसाद द्विवेदी सम्मान। ठीक है। और ये कब मिला था इनको? 1987 में। दूसरा जो कथन है भैया आपका, एक मूठ सरसों इनका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो कथन दो जो है गलत हो जाएगा। ठीक है। एक मूठ सरसों जो उपन्यास है, इसको लिखा है किसने? शैलेश मटियानी जी ने। ये शैलेश मटियानी जी की रचना है, शैलेश मटियानी जी, आंचलिक साहित्यकार भी जिनको कहा जाता है। तो दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका केवल कथन एक सही है, ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन सा है? तो देखिए, हिंदी में जो हमने वर्णमाला पढ़ी है, तो वर्णमाला में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वर्णमाला मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए, हिंदी अगर आपको समझ नहीं आती ना, हिंदी समझ आने के लिए आपको एप्लीकेशन स्टोर से हमारे हिंदी का पेड कोर्स अवश्य लेना चाहिए। 499 का कोर्स है,
और उसमें कंप्लीट हिंदी का सिलेबस करवाया गया है जो कि यूकी ट्रिपल एस सी ने दिया है। उसमें वर्णमाला और जितने भी टॉपिक मैंने कराए हैं बहुत ही सहज और सरल भाषा में कराएं, जिससे कि अगर आपका बिल्कुल जीरो भी है हिंदी में पकड़े तो वो बहुत अच्छी हो जाएगी अगर एक बार आप अच्छे से क्लासेस देख के अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो वर्णमाला में मैंने आपको बताया कि हिंदी में मूल स्वर होते हैं, जो मूल स्वर जो होते हैं ह्रस्व स्वर होते हैं यानी कि छोटे। तो हिंदी में जो मूल ह्रस्व स्वर हैं उनकी संख्या 4 बताई गई है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 4। एक होता है अ, दूसरा होता है आपका ई, ऊ और उसके बाद री। तो ये हिंदी के 4 मूल स्वर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है हिंदी के निम्न में से मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं। अब इन्हीं जो स्वर आपको दिए गए हैं इन्हीं के दीर्घ स्वर जो होते हैं वो इन पे मात्रा लग के बनते हैं। जैसे अ में मात्रा लगती है तो ये बन जाता है आ, ई में मात्रा लगती है तो बड़ी ई की मात्रा हो जाती है ऊ, फिर बड़ा ऊ। ठीक है, तो हिंदी में अगर मूल स्वर पूछता है तो अ, ई, ऊ और री, और हिंदी में मूल दीर्घ स्वर पूछेगा तो आ, ई, ऊ बड़ा वाला। ठीक है, ये तो उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। भात खे फिर जात पूछना कुमाऊनी कहावत का अर्थ क्या है? तो देखिए, भात खा के जात पूछना यानी पहले खाना खा लिया फिर जात पूछी जा रही है। कहने का मतलब क्या हो गया आपका? भात खा फिर जात पूछने का मतलब हो जाएगा दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। ठीक है, कहने का मतलब ये कुल मिला के इस कहावत को ऐसे समझिए कि पुराने समय में किसी उच्च कोटि के आदमी ने या उच्च जाति के आदमी ने किसी ऐसी जगह पे खाना खा दिया जहाँ खाना वर्जित था, तो भात खा फिर अब जात पूछने का कोई मतलब नहीं रह गया। यानी कि दुर्घटना के बाद यानी कि वही हो गया कि लापरवाही तो कर दी, अब लापरवाही के बाद सतर्क होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्घटना के बाद सतर्कता दिखाना। चलिए, जिंदगी, जागीर और जिगर किस भाषा के शब्द हैं? तो जिंदगी, जागीर और जिगर ये हैं आपके फारसी भाषा के शब्द। ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, फारसी। अगला देखिए, जौनसारी में सूंड का अर्थ क्या होता है? तो जौनसारी भाषा में आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आए दिनों आपने देखा यूके ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर कुमाऊनी भाषा के शब्द पूछे गए हैं, गढ़वाली भाषा के पूछे गए हैं। जैसे गढ़वाली भाषा में लास्ट स्नातक स्तरीय परीक्षा में आपका मधुमक्खी को क्या कहा जाता है पूछा गया था, है ना। गढ़वाली में मधुमक्खी जो हनी भी होती है उसको क्या कहा जाता है? तो गढ़वाली में मधुमक्खी को मुआरी कहा जाता है ना। तो ऐसे भी कभी कुमाऊनी पूछ ले रहा है वो। और यहाँ पे पूछा गया जौनसारी में सूंड का अर्थ क्या होता है? तो जौनसारी में सूंड कहा जाता है किसको? झाड़ू को। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, झाड़ू। सूंड लगाओ कहते हैं झाड़ू लगाना। अगला देखिए, सूर सूर तुलसी शशि उडगुन केशव दास और कवि खद्योत समझे तह करत प्रकाश। ठीक है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? सूर सूर तुलसी ससई। अब यहाँ पे देखिए, सूर सूर दोनों दो शब्द आए हैं और दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। और जहाँ पर भी ऐसा होता है कि सेम दो शब्द होते हैं और उनका अलग अलग अर्थ निकलता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो अदर एग्जाम्पल है लाइक कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उसके अलावा काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, और उठा ना करो मेरी जान निकल जाती है। तो इस प्रकार से आपके यमक अलंकार के एग्जाम्पल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न विलोम शब्दों में सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपका विलोम शब्द दिया गया है और दूसरे एक तरफ एक शब्द दिया गया, दूसरी तरफ उसका विलोम दिया गया, यानी कि विलोम युग्म दिए गए हैं। कौन सा इसमें गलत है बताइए। ठीक है, तो देखिए आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आयोग बना रहा है जिसमें आपका डायरेक्ट सिंगल ना पूछ के ऐसे ही युग्म वाले क्वेश्चन ज़्यादा देता है वो, पर्यायवाची में भी, विलोम में भी, उसके अलावा अर्थ में भी, कुमाऊनी गढ़वाली शब्द में भी। ठीक है, तो जर्जर का जो विलोम होगा दृढ़, जर्जर मतलब कमज़ोर, कमज़ोर का विलोम हो जाता है दृढ़ यानी कि मजबूत। चिंतित का विलोम स्थिरता, घर का विलोम बाहर, सही है। चुस्त का विलोम लचर, चुस्त होना, लचर मतलब आलसी होना। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। चिंतित का जो विलोम होता है चिंतित, वह चिंतित था। ठीक है, अब चिंतित का विलोम हो जाएगा निश्चिंत। ठीक है, निश्चिंत, चिंतित का विलोम होता है निश्चिंत होना। ठीक है, तो बी इसमें सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखा जाता है? तो देखिए, संपादक के नाम जब पत्र लिखा जाता है यानी कि किसी भी एडिटर के नाम अगर कोई पत्र लिखा जाएगा तो जो सेवा में लिखा जाएगा ना वो कहाँ पर लिखा जाएगा? तो सेवा में जब भी लिखा जाता है वो देखिए, ये पेज है आपका कोई, ठीक है, ये पेज है मान लीजिए,
अब मेरे को संपादक के नाम पत्र लिखना है तो सेवा में मैं लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है, सेवा में इस तरफ लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, ये होती है राइट साइड, ठीक है, ये अपर साइड और ये बॉटम, ठीक है, पत्र में। तो ये हिस्सा हमेशा लेफ्ट होता है, अगर आप किताब भी खोल रहे हैं तो ये पन्ना आपका लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सेवा में आपका लिखा जाएगा कहाँ पर, बाईं ओर, ऊपर बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, परोपकार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो देखिए परोपकार का अगर संधि विच्छेद बोलूँ मैं तो ये होता है पर धन उपकार, ठीक है। पर मतलब दूसरे और उपकार मतलब उपकार करना किसी पे, तो दूसरों पर उपकार करने को ही परोपकार कहा जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना वो बहुत परोपकारी इंसान है, तो पर धन उपकार, पर अ धन उ, पर धन उ, ठीक है, अधन उ हो रहा है, यहाँ पे ओ हो जा रहा है। तो अधन उ बराबर ओ किस संधि की विशेषता है, तो इसमें हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, गुण संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न तद्भव तत्सम शब्दों में सुमिलित नहीं है। तो एक तरफ आपका देखिए तद्भव शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके तत्सम शब्द दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका कौन सा सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो कुंजी कूट, कैथ कपित, पान पर्ण, परक परीक्षा, ठीक है। तो तद्भव तत्सम शब्द युग में, ठीक है, तो पहला ही इसमें जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि कुंजी एक तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव है। कैथ जो है तद्भव शब्द है, कैथ का तत्सम होता है कपित, पान का तत्सम होता है पर्ण, और परक का तत्सम होता है परीक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कुंजी जो है, कुंजी एक तत्सम शब्द है, और कुंजी का जो तद्भव होता है वो होता है आपका चाबी, ठीक है, चाबी, चाबी एक तद्भव शब्द है, और चाबी का अगर तत्सम पूछे तो फिर ये कुंजी हो जाता है, ठीक है। और जैसे हम बोलते हैं ना उत्तर कुंजी, यानी कि चाबी आ गई परीक्षा की, उत्तर कुंजी आ गई, कुंजी गाय यानी कि चाबी गाय, तो चाबी जो है तद्भव है, कुंजी तत्सम है, ठीक है। तो पहला इसमें सुमेलित नहीं है। अगला देखिए, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। देखिए अध्ययन शब्द कई बार पूछा जाता है, ये अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है। तो कई बार बच्चे देखिए संधि और उपसर्ग में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। कई बार कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ शब्द तो संधि में और उपसर्ग लगाने में या प्रत्यय लगाने में समान दिखते हैं, बट उपसर्ग प्रत्यय में कई बार डिफरेंस आ जाता है। जैसे अध्ययन की मैं बात करूँ तो अध्ययन में आपका अधि उपसर्ग होता है, अधि धन यन होता है, ठीक है, अधि धन यन। तो अधि धन यन बराबर हो जाता है आपका अध्ययन, ठीक है। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, अधि उपसर्ग लगा अध्ययन में। कभी आपसे पूछ ले कि अध्ययन शब्द का संधि विच्छेद करो, या अध्ययन शब्द को इसका किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका अधि धन यन शब्दों से मिलकर बना है। इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट की जो पत्रकारिता होती है ना, तो आज सभी को पता है कि आज इंटरनेट पे पत्रकारिता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें आपका देखिए ऑनलाइन पत्रकारिता भी इसको कहा जाता है, साइबर पत्रकारिता भी इसको कहा जाता है, वेब पत्रकारिता भी इसको कहा जाता है, और इन सभी के कॉम्बिनेशन को सोशल मीडिया भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सोशल जर्नलिज्म कह सकते हैं, सोशल मीडिया कहना उचित रहेगा। उसके अंतर्गत ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप फेसबुक देखते हैं, एक्स देखते हैं, उसके अलावा यूट्यूब देख रहे हैं, ब्लॉगर देख रहे हैं, ठीक है, blog.com, या उसके अलावा कोई भी आपकी टेलीग्राम ऐप है, जहाँ पर भी आप देखिए खबरों का आदान प्रदान हो रहा है, लिंक हो गए, वेबसाइट्स हो गए, ये सभी इंटरनेट पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, ठीक है। डी आंसर सही होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखिए, मैंने आम ले लिया है, इस वाक्य का बहुवचन क्या होगा। तो मैंने आम ले लिया है, तो ये तो एक वचन है, मैंने मतलब मैं, सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे, मैंने एक आम ले लिया, ये तो एक वचन वाक्य हो गया। अब इसका बहुवचन अगर आपने बनाना है तो इसमें हो जाएगा आपका, मैंने आम ले लिए हैं, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि हूँ तो केवल मैं ही, तो मैंने आम ले लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए आम ले लिया है, यहाँ पर पता चला कि एक आम लिया है एक व्यक्ति ने। अब यहाँ पर मैंने आम ले लिए हैं, बहुत से आम ले लिया, बहुवचन हो गया वाक्य, तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला देखिए, कामारी, अंतक और मदनारी निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो बताना है आपने, कामारी, अंतक और मदनारी किसके पर्यायवाची हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शिव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। कामारी, अंतक और मदनारी भगवान शिव के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा शिव के अलग अन्य पर्यायवाचियों में देखिए नीलकंठ, ये भी शिव का पर्यायवाची है, महादेव,
शंकर, महेश, गंगाधर, ठीक है, गंगाधर हो गया। इसके अलावा और भी पूछ लेता है कुछ कठिन, जैसे कि आशुतोष, आशुतोष, पशुपति, त्रिलोचन, त्रिलोचन तीन है आँख जिनके, ठीक है, तीन आँख है ना शिव जी के, त्रिलोचन कहा जाता है इनको। इसके अलावा चंद्रशेखर भी कहा जाता है इनको, चंद्रशेखर, माथे पे चंद्रमा है, ठीक है। विश्वनाथ, ईश्वर, बहुत से और भी नाम है। फिर और ये अन्य आ गए, कामारी, अंतक, मदनारी, ठीक है। महाकाल, महाकाल भी शिव जी का ही पर्यायवाची है, ओके। भोलेनाथ, रुद्र, रुद्र भी आपका शिव का ही पर्यायवाची है, रुद्र। तो इतने पर्यायवाची होते हैं शिव के। अगर देखिए इनमें से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वाच्य अगर आपने पढ़े तो वाच्य के तीन भेद होते हैं, ठीक है। तो कर्तृवाच्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। तो इनमें अगर कर्तृवाच्य की मैं बात करूं तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो कर्तृ मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं छात्रों के द्वारा सजावट की गई, ठीक है। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये तो भाववाच्य हो गया। आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसमें आपका कर्तृवाच्य होगा। वाच्य भेद अगर आपने पढ़ा है क्लियरली तब आपको ये समझ में आएगा। अब इसमें देखिए मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन क्या है इसमें, देखिए आपका कर्ता है, मोहन क्या है, कर्ता है, ठीक है। और मोहन पे ही पूरा वाक्य आश्रित है। ध्यान रखेंगे मोहन कर्ता है और पढ़ने की क्रिया कर रहा है, और जिस वाक्य में कर्ता मुख्य होता है उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। छात्रों के द्वारा सजावट नहीं की गई, छात्रों द्वारा, छात्र भी देखिए, वैसे छात्र जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, छात्र देखा जाए तो करता है, लेकिन छात्रों द्वारा, द्वारा जो शब्द है इसमें ना वो आपका बल डाल रहा है वाक्य पे, सजावट पे बल डाल रहा है आपका द्वारा, छात्रों के द्वारा काम हो, यानी कि इसमें आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ये आपका कर्मवाच्य है, ठीक है। मजदूर से दर्द के कारण नहीं उठा गया, तो ये आपका देखिए उठा गया, ये भाववाच्य का एग्जाम्पल है। इसमें भाव होता है, जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, उससे अब उठा नहीं जाता, ठीक है। मोहन से अब गाया नहीं जाता। आज नागरिकों के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, तो यहाँ पर भी द्वारा आया है, देखिए जैसे ऊपर आया, तो ये आपका कर्मवाच्य में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हालांकि नागरिकों द्वारा काम किया गया करता है उसमें, लेकिन सफाई अभियान मुख्य है और नागरिक जो है माध्यम के रूप में, लेकिन द्वारा जो है आपका एक कर्म यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है में आपका कर्ता भी है और कर्म जो है आपका पुस्तक पढ़ने का क्रिया की जा रही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा वाक्य मोहन पे आधारित है ना, तो मोहन इसमें कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए पीताम्बर दत्त बड़थवाल को किस वर्ष डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। देखिए पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में भी है, सिलेबस में भी इनको दिया गया है। बड़थवाल जी को आपका जो सामान्य हिंदी कवि परिचय है उसमें इनको दिया गया है। तो बताइए पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी को किस वर्ष आपका डी.लिट की उपाधि दी गई थी, और ये डी.लिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, हिंदी में, ध्यान रखेंगे बड़थवाल जी। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का 1933, 1933 में, ठीक है। और इनको जो हिंदी में डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई, ये पहले व्यक्ति थे, ध्यान रखेंगे, पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति थे। हालांकि जो इन्होंने अपना शोध लिखा था, शोध जो प्रेजेंट किया किस भाषा में किया, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में इन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया था। और इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर दास के निर्देशन में अंग्रेजी में जो थीसिस लिखी थी उसका नाम था द नीलकुंड स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ठीक है, द नीलकुंड स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री, ठीक है। तो ये इनका थीसिस था, ध्यान रखेंगे। और ये इंग्लिश में इन्होंने प्रेजेंट की थी और काशी विश्वविद्यालय के द्वारा इनको 1933 में हिंदी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, यानी कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पीएचडी की, ठीक है, डॉक्टर लगाया अपने नाम के आगे। और ध्यान रखेंगे पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो उत्तराखंड की हिंदी अकादमी है देहरादून में, इन्हीं के नाम पर ये स्थापित है। बड़थवाल जी का जन्म हुआ था 1901 में, ठीक है, पाली गाँव में हुआ था, लैंसडाउन, पौड़ी गढ़वाल, 1901, ध्यान रखेंगे।
चलिए बाकी कवि परिचय में इनके बारे में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आधी रात का समय वाक्य के लिए एक वाक्यांश क्या होगा? तो आधी रात का जो समय होता है इसको कहा जाता है आपका निशीथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी निशीथ। आधी रात का समय होता है निशीथ। अगला देखिए, निम्न शब्दों में वर्तनी के रूप से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। ठीक है, तो अस्तुति तो होता नहीं है, ये तो गलत ही हो गया, पहला स्तुति होता है ये। ठीक है, स्तुति करना किसी की। मृदुल भी आपका गलत है। ठीक है, मृदुल होता है ये। नुपुर जो है इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, और दंपत्ति जो है ये भी गलत है आपका, दंपत्ति होता है ये। ठीक है, दंपत्ति, तो ये भी आपका गलत है। तो केवल सी इसमें सही है, नुपुर। अगला देखिए, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? तो मल्हार अलापना, तो मल्हार अलापना का मतलब होता है बड़े ही आराम से, ठीक है, बिना किसी फिक्र के घोड़े बेचकर सोना, या कह सकते हैं चैन से ज़िंदगी काटना। ठीक है, तो चैन से ज़िंदगी का कटना यानी कि मल्हार अलापना, ऑप्शन ही राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल बेफिक्रे होके ज़िंदगी जीना। चलिए, तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 176, और आशा करता हूँ मैं सभी प्रश्नों के आपने उत्तर दिए होंगे। और अगर आपको लगता है किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सेशन में करेक्शन उसका किया जा सके। बाकी देखिए, सेशन जो भी आ रहे हैं उनको आप लोग देखिए ज़रूर और लाभ भी उठाएं। बाकी देखिए, आप अगर थोड़ा भी अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है नए नए टॉपिक्स पर वीडियो लाने को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अपना। बाकी हमेशा की तरफ बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।